प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको बृजमोहन व्यास द्वारा रचित पाठ कच्चा चिट्ठा समझाने जा रही हूँ। बच्चों, सर्वप्रथम आप पाठ का परिचय समझ लीजिए। यह पाठ लेखक बृजमोहन व्यास की आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा का एक अंश है। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है। इस पाठ में उन्होंने इस संग्रहालय के लिए बिना किसी विशेष व्यय के अर्थात बिना किसी खर्च के अपने श्रम और बौद्धिक कौशल का प्रयोग करते हुए सामग्री एकत्र करने का विवरण पेश किया है। अब मैं आपको पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम पसोवा की प्रसिद्धि या पसोवा क्यों प्रसिद्ध था, हम इस विषय पर बात करेंगे। सन 1936 में लेखक कौशाम्बी गया था। वहाँ से काम समाप्त करके वह पसोवा चला गया। पसोवा एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। प्राचीन काल से वहाँ हर वर्ष जैनों का मेला लगता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। यह भी कहा जाता है कि इसी के पास सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश अर्थात बाल और नखखंड अर्थात नाखून रखे गए थे। अब यहाँ स्तूप और व्यायामशाला के चिन्ह नहीं हैं, परंतु पहाड़ी अवश्य है। बच्चों, अगला तथ्य इस प्रकार है। लेखक का खाली हाथ न लौटना। लेखक संग्रहालय के लिए पुरातत्व महत्व की सामग्री की खोज में लगा रहता था। लेखक कहता है कि वह कहीं भी जाता है तो छूछे हाथ नहीं लौटता, अर्थात खाली हाथ नहीं लौटता। पसोवा में उसे काफ़ी अच्छी मिट्टी की मूर्तियाँ, सिक्के और मनके प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि लेखक काफ़ी परिश्रमी था। अर्थात बच्चों, लेखक कहीं भी जाता था तो वहाँ वह हर नई चीज़ की खोज किया करता था। तो जहाँ भी कुछ खास वस्तु जैसे मूर्ति, सिक्के या मनके प्राप्त होते थे तो उनको अपने संग्रहालय के लिए लेकर आ जाता था। बच्चों, अगला तथ्य इस प्रकार है। चांद्रायण व्रत करती बिल्ली। अर्थात चांद्रायण एक विशेष प्रकार का व्रत होता है जिसमें मन को संयम में रखना होता है। चांद्रायण व्रत करती बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी बिल्ली को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। इस वाक्य के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि चांद्रायण व्रत, यदि बिल्ली चांद्रायण व्रत कर रही है तो सामने अगर चूहा आ जाए तो वह मन को संयम में नहीं रख सकती और अपने कर्तव्य का पालन अर्थात चूहे को पकड़ ही लेती है। इसी प्रकार लेखक भी अपने मन को संयम में नहीं रख पाता था। जब कहीं भी उसे कोई खास वस्तु मिलती थी तो वह उसे लेकर आ जाता था, जैसे मूर्ति, मनके इत्यादि। लेखक ने यह वाक्य मनुष्य की लालची प्रवृत्ति के लिए कही है। व्यक्ति किसी सुंदर वस्तु को देखकर उसे पाने के लिए ललचा उठता है। लेखक जब कौशाम्बी से लौट रहा था तो उसे रास्ते में लगभग 20 सेर वजन की शिव की एक
चतुर्मुखी मूर्ति पेड़ के नीचे रखी दिखाई दी। लेखक का मन उसे उठाने के लिए ललचाने लगा और लेखक ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मूर्ति को उठा लिया और नगर पालिका के संग्रहालय में रखवा दिया। बच्चों, अगला तथ्य इस प्रकार है। अपना सोना खोटा तो परखने वाले का क्या दोष। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब अपनी ही चीज़ में दोष तो परखने वाले को दोष देना व्यर्थ है। खोटी चीज़ हो तो परखने वाला खोटा ही कहलाएगा। कुछ समय बाद गांव वालों को पता चला कि चतुर्मुखी शिव की मूर्ति अपने स्थान से गायब है। उनका शक सीधा लेखक पर गया, क्योंकि मूर्तियां उठाने के लिए लेखक पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। लेखक एक कहावत सुनाता है कि जब अपना सोना ही खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। कौशाम्बी मंडल से कोई भी मूर्ति गायब होने पर लोगों का शक सीधा लेखक पर जाता था, क्योंकि लेखक कहीं भी जाता था तो वहाँ से कोई ना कोई वस्तु अपने मतलब की जरूर ले आता था। 95% मामलों में यह संदेह सच निकलता था। अगला तथ्य इस प्रकार है। बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति। एक बार लेखक को कौशाम्बी में एक खेत में बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति जिसका सिर नहीं था दिखाई पड़ी। वह मूर्ति मथुरा के लाल पत्थर की बनी हुई थी। लेखक जब 5-6 लोगों के साथ वह मूर्ति उठाने लगा तो एक बुढ़िया ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि बुढ़िया चाहती थी कि वह मूर्ति लेखक न लेकर जाए। लेखक बुढ़िया को 2 रुपए देकर मूर्ति को संग्रहालय ले आया। बच्चों, अगला तथ्य इस प्रकार है। फ्रांसीसी व्यक्ति और संग्रहालय। एक बार फ्रांसीसी व्यक्ति संग्रहालय देखने आया। बातों ही बातों में पता चला कि वह पुरातत्व वस्तुओं का व्यापारी है। इसी संदर्भ में लेखक कहता है कि कौवा और कोयल दोनों का रंग रूप एक जैसा होता है, परंतु बोली में अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब फ्रांसीसी व्यक्ति संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं का मूल्य आंकने लगा तो पता चला कि वह दर्शक नहीं, एक व्यापारी है। फ्रांसीसी डीलर ने लेखक से कहा, उसका संग्रह बहुत कीमती है। यदि उसकी कीमत रुपयों में बता दी जाए तो लेखक का ईमान डगमगा सकता है। लेखक ने उत्तर दिया कि ईमान जैसी कोई वस्तु उसके पास है ही नहीं, तो उसके डगमगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि वह अपनी किसी भी वस्तु या किसी भी संग्रह को बेचना नहीं चाहता और किसी कीमत पर भी नहीं बेचेगा। बच्चों, अंतिम तथ्य इस प्रकार है। लेखक ने कच्चे चिट्ठे के समापन से पहले अपने सहयोगियों का आभार प्रकट किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला, राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, जो कि तत्कालीन चेयरमैन थे। दूसरा, हिज हाइनेस। फिर श्री महेंद्र सिंगजू देव नागौर नरेश। उसके बाद लाल भार्गवेंद्र सिंह और फिर जगदेव। बच्चों, अभी आपने
पाठ का परिचय सुना। अब मैं पाठ का सार विस्तार से समझाने जा रही हूँ। बृजमोहन व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हजार मृण मूर्तियाँ, कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्तियाँ, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल है। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया। पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन बगैर विशेष व्यय के कर पाना बृजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है। लेखक 1936 ईस्वी में कौशाम्बी की यात्रा के लिए गया। कौशाम्बी से वह परसोवा गया, जो जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ के बारे में यह मान्यता थी कि यहाँ की एक पहाड़ी पर बुद्ध देव व्यायाम करते थे। यहाँ अशोक के एक स्तूप की भी किंवदंती है, जिसमें बुद्ध के केश तथा नखखंड रखे गए थे, परंतु आज पहाड़ी के सिवाय कुछ नहीं है। गांव से लेखक ने कुछ मृण मूर्तियाँ अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ, सिक्के तथा मनके इकट्ठे किए। कौशाम्बी लौटते समय एक गांव में पेड़ के नीचे चतुर्मुख शिव की मूर्ति दिखाई दी। लेखक उसे उठा लाया। कुछ दिनों बाद गांव वाले लेखक के पास आए और आराध्य की मूर्ति लौटाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। लेखक उनकी आस्था से प्रभावित हुआ तथा मूर्ति को ससम्मान उन्हें वापस लौटा दिया। उसी वर्ष वह दोबारा कौशाम्बी गया। वहाँ एक खेत में बोधिसत्व की 8 फीट ऊंची मूर्ति मिली। मूर्ति का सिर खंडित था अर्थात टूटा हुआ था। वह इसे ले जाने वाला था कि वहाँ पास के खेत की बुढ़िया वहाँ आई और मूर्ति निकलवाने का हर्जाना मांगा। लेखक ने उसे 2 रुपये दिए तथा मूर्ति को संग्रहालय में ले आया। संग्रहालय में एक फ्रांसीसी ने बोधिसत्व मूर्ति खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। उसने 10,000 रुपये कीमत लगाए, परंतु लेखक ने इनकार कर दिया। वस्तुतः यह मूर्ति दुनिया की प्राचीनतम मूर्तियों में से एक थी। इसे कनिष्क ने अपने शासन के दूसरे वर्ष में स्थापित किया था। यह उस मूर्ति के पदस्थल पर खुदा था। 1938 ईस्वी में कौशाम्बी में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग मजूमदार की देखरेख में खुदाई करवा रहा था। उस समय मजूमदार को पता चला कि हजियापुर गांव में एक व्यक्ति के पास भद्रमत का भारी शिलालेख है। वे इसे लेना चाहते थे, परंतु गांव के जमींदार गुलजार मियाँ ने ऐतराज़ जताया। वह लेखक का भक्त था। भद्रमत का शिलालेख लेने के लिए जब जोर ज़बरदस्ती की गई तो वे
लोग फौजदारी पर आमादा हो गए। उन्होंने कहा कि यह शिलालेख इलाहाबाद के संग्रहालय के लिए 25 रुपये में बिक चुका है। मजूमदार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, परंतु कुछ नहीं हुआ। इस पर मजूमदार ने दीक्षित जी को बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट भेजी। इस पर दीक्षित जी ने लेखक को धमकी भरा पत्र लिखा। लेखक ने भी अपनी सफाई पेश की। बाद में 25 रुपये में वह शिलालेख मजूमदार ने खरीद लिया। कुछ समय बाद लेखक मैसूर की यात्रा पर गया। वहाँ से उसने 8-10 चित्र, कांसे की मूर्तियाँ, सिक्के तथा रामेश्वरम से ताड़पत्र पर लिखी पोथियाँ ली। इस प्रकार लेखक ने 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हजार मृण मूर्तियाँ, कई हजार चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें, हजारों सिक्के, मनके, मोहरें आदि एकत्रित की। अब संग्रहालय का भवन छोटा पड़ने लगा था। अलग भवन बनवाने के लिए अधिक धन की ज़रूरत थी। लेखक ने बोर्ड तथा संयुक्त प्रांत की सरकार की मंजूरी से संग्रहालय निर्माण कोष बनवाया। इस कोष में 2 वर्ष में ही 2 लाख रुपए जमा हो गए। डॉक्टर पन्नालाल के सहयोग से कंपनी बाग में एक भूखंड मिल गया। लेखक ने भवन निर्माण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से शिलान्यास करवाया और भवन पूर्ण हुआ। अंत में लेखक उन सभी लोगों का धन्यवाद करता है जिन्होंने इस संग्रहालय के निर्माण में सहायता की। लेखक ने डॉक्टर सतीश चंद्र काला को संग्रहालय का अभिभावक बनाकर संन्यास ले लिया। प्यारे बच्चों, इस पाठ में आपने लेखक की पुरातत्व में संग्रहकारी प्रवृत्ति अर्थात पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, उनका ईमानदार व्यक्तित्व, संग्रहालय का शिलान्यास और अपने सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना आदि विषयों के बारे में पढ़ा। आशा है बच्चों आपको कच्चा चिट्ठा पाठ का सार समझ आ गया होगा। बच्चों, अब मैं आपको विषय वस्तु पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। प्रश्न 1 इस प्रकार है, इलाहाबाद को लेखक की क्या देन है? उत्तर इस प्रकार होगा, इलाहाबाद को लेखक व्यास जी की सबसे बड़ी देन वहाँ का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हजार मृण मूर्तियाँ, कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल हैं। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया। पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। प्रश्न 2 इस प्रकार है, लेखक ने गांव वालों को शिव की मूर्ति वापस क्यों कर दी? उत्तर होगा, गांव वाले शिवजी की पूजा करते थे। मूर्ति गायब होने पर उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया। अगर लेखक मूर्ति वापस न करता तो वे लोग
जान दे देते। इससे लेखक पर जीव हत्या का पाप लगता। दूसरे, उसे यह नहीं पता था कि गांव वाले उस मूर्ति पर इतनी ममता रखते थे। तीसरे, वह गांव वालों से भविष्य में संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि संग्रहालय के लिए अनमोल एवं दुर्लभ वस्तुएं खोजने हेतु उसे प्रायः ऐसे ही गांवों में जाना पड़ता था। प्रश्न 3 इस प्रकार है। फ्रांसीसी डीलर का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसे सफलता क्यों नहीं मिली? उत्तर होगा, प्रयाग संग्रहालय को देखने के लिए एक फ्रांसीसी आया। लेखक ने उसे उत्साह से सारा संग्रहालय दिखाया। बाद में लेखक को पता चला कि वह फ्रांस का बड़ा डीलर है, जो भारत तथा अन्य देशों से ऐतिहासिक महत्व रखने वाली चीज़ें खरीदता है। लेखक को उसके बारे में तब पता चला जब उसने संग्रहालय की चीज़ों को कीमती बताया। वह संग्रहालय में रखी बोधिसत्व की प्राचीनतम एवं दुर्लभ मूर्ति खरीदना चाहता था, किंतु लेखक ने उसे साफ मना कर दिया था। इस प्रकार उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। प्रश्न 4 इस प्रकार है। पाठ का शीर्षक कच्चा चिट्ठा किसका कच्चा चिट्ठा है? इसे आप कितना सार्थक मानते हैं? उत्तर इस प्रकार है। कच्चा चिट्ठा नामक पाठ इसी पाठ के लेखक पंडित ब्रजमोहन व्यास के जीवन का कच्चा चिट्ठा है। इसमें लेखक के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है जो इलाहाबाद संग्रहालय के लिए दुर्लभ एवं बहुमूल्य वस्तुओं के एकत्रीकरण की अवधि में घटती रही। इस कच्चे चिट्ठे से यह भी पता चलता है कि लेखक ने आसपास के क्षेत्रों पसोवा, कौशाम्बी, हजियापुर तथा मैसूर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से अत्यंत कम मूल्य किंतु अथक परिश्रम से अनमोल वस्तुएं एकत्र कर संग्रहालय को शोभायमान बनाया। इस प्रकार कच्चा चिट्ठा शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। आशा है बच्चों आपको विषय वस्तु पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।